दोस्तों, जिन घटना को गांव वालों ने अपनी आंखों से साक्षात देखा था, उस गांव वालों के सामने मां बहन का बलात्कार किया गया था, लेकिन पैसों के आगे या कानून अंधा था, भ्रष्टाचार के आगे डॉक्टर रिपोर्ट उस घटना के बिल्कुल विपरीत निकल जाती है। डॉक्टर कहते हैं इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, इन लोगों के साथ बलात्कार हुआ ही। कि क्या हुआ होगा कि जब 50 लोगों में 10-12 लोगों ने उनके साथ 3 घंटे के अंदर बलात्कार किया, मां तरह से पीटा जाता है और पीटने के बाद दोस्तों मां को, बहन को, दोनों भाइयों को निर्वस्त्र कर दिया जाता है। और निर्वस्त्र करके भैया लाल ने दोस्तों कभी यह सोचा नहीं होगा कि एक दोस्ती निभाने की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी दोस्ती की वजह से मेरा पूरा परिवार मुझे छोड़ करके चला जाएगा। दोस्तों, कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक कांस्टेबल रहता है जो दलित समुदाय से बिलोंग करता है और उस कांस्टेबल की दुश्मनी कुछ ज़मीनी विवाद था कुछ उच्च समुदाय के लोगों से, और वह विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उच्च समुदाय के लोग उस दलित समुदाय के जो कांस्टेबल था, जिसका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ को आए दिन दबाया करते थे और डराया धमकाया करते थे। सिद्धार्थ को जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो उसी गांव में उसका एक दोस्त होता है भैया लाल, और भैया लाल से मदद मांगता है, क्योंकि ज़मीनी विवाद को लेकर के जिस समय झड़प और मारपीट हुई थी, क्योंकि भैया लाल ने खुद अपनी आंखों से वह मंजर देखा था कि उच्च समुदाय के कुछ लोगों ने आकर के सिद्धार्थ की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की थी और मारपीट भी की थी। जब सिद्धार्थ की बातों को नहीं सुना जाता है, हालांकि सिद्धार्थ कांस्टेबल भी था, हवलदार था, लेकिन जब उसकी बातों को नहीं सुना जाता है तो अपने दोस्त भैया लाल के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। कहता है, यार भैया लाल, जिस समय वह लोग मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे और मुझे मार पीट रहे थे, यह मंजर तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था। अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद मैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करूंगा। भैया लाल, दोस्ती का वास्ता होता है, भैया लाल सिद्धार्थ की बात मान जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और चलो चलते हैं थाने। भैया लाल और सिद्धार्थ थाने जाते हैं और थाने जाकर के उन लोगों के खिलाफ जो है रिपोर्ट लिखवाते हैं, और रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस दबिश करती है और दबिश होने के बाद टोटल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाता है। अब जेल जाने के बाद वह लोग उच्च समुदाय के लोग थे, धन बल से भी वह लोग बड़े थे, वह लोग भैया लाल को, जो बचा हुआ परिवार था, वह लोग भैया लाल के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे कि तुम अपनी गवाही तोड़ दो, तुम केस वापस ले लो या तुम मुकर जाओ। और भैया लाल को बहुत तरह से डराया धमकाया भी गया और धन का लालच भी दिया गया, लेकिन भैया लाल ने अपनी दोस्ती को बरकरार रखा और किसी भी लालच में ना पड़ करके पूरी बहादुरी से मुकाबला करता रहा और उसने अपने बयानों को नहीं बदला। हुआ यह, देखते देखते दोस्तों समय बीत गया और एक दिन ऐसा भी आता है कि वह जितने भी अपराधी थे वह जमानत पर छूट जाते हैं, और छूटने के बाद उन लोगों ने ऐसा कृत्य किया कि जिसे सुन करके आपके रोंवे सिहर जाएंगे, और ऐसी दर्दनाक घटना आपने ना तो कभी सुनी होगी ना तो कभी आप लोगों ने जानी होगी। इसके लिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा कि इस घटना से पूरा भारत ही नहीं पूरा विदेश हिल जाता है। जिसके कानों में यह खबर पहुँचती है वह लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और एक केस में इतने लोग शामिल कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, कहानी यह होती है कि जब वह लोग जमानत पर छूट जाते हैं तो एक दिन का समय होता है कि उच्च समुदाय के ट्रैक्टर टाली में भर करके करीब से करीब 50-60 लोग अपने हाथों में डंडे, राड, सीकड़, चैन, जिसके हाथ में जो भी हथियार था लेकर के वह भैया लाल के घर की तरफ कूच कर देते हैं। और भैया लाल जिस गांव में रहता है दोस्तों, खरकचवा गांव का नाम बताया जाता है, महाराष्ट्र का खरकचवा गांव है। उस गांव में करीब 150 घर थे और 150 घर में सिर्फ 4-5 घर ही ऐसे थे जो दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, और 50 के 50-60 लोग लगभग उसके घर पर कूच कर देते हैं। और किस मकसद से कि आज हम लोग भैया लाल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भैया लाल ही मेन गवाह ऐसा था कि जिनकी वजह से वह 12 लोगों को सज़ा हुई थी और जेल गए थे। उसके बाद जब वह लोग भैया लाल के घर के ऊपर कूच करते हैं तो भैया लाल को कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है कि तुमने जिनके खिलाफ गवाही दी थी वह लोग पूरी टीम बना करके और बहुत बड़ी संख्या में तुम्हारे घर पर आ रहे हैं, तुम अपनी जान बचा लो। भैया लाल सोचता है कि दुश्मनी तो मुझसे है, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से तो कोई दुश्मनी है नहीं, तो भैया लाल अपनी जान बचाने के लिए मौका देख कर के उन लोगों के आने से पहले भैया लाल फरार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह लोग आते हैं, कम से कम 50-60 की संख्या में आकर के भैया लाल के घर को घेर लेते हैं और दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसते हैं। अंदर तो भैया लाल नहीं मिलता है, वहाँ पर मिलती है भैया लाल की पत्नी, बेटी और 2 बेटे। वह 50 लोग इन लोगों को खींच के ज़बरदस्ती घर से बाहर लाते हैं और बाहर ला करके पहले तो इनको बुरी तरह पीटते हैं, पूछते हैं भैया लाल कहाँ है, यह लोग नहीं जानते हैं, नहीं बता पाते हैं। उसके बाद इन लोगों को बुरी तरह से पीटा जाता है और पीटने के बाद दोस्तों माँ को, बहन को और दोनों भाइयों को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, और निर्वस्त्र करके पूरे गांव के चक्कर लगाए जाते हैं। और हद तो दोस्तों जब हो जाती है, और जिस समय आप कल्पना करिए कि जिस समय एक माँ हो, एक बहन घूम रही हो और 2 भाई निर्वस्त्र होकर के पूरे गांव में, पूरे समाज में घूम रहे हों, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। और हद तो दोस्तों जब हो जाती है कि घुमाने के बाद
पूरे गांव के चक्कर लगाने बाद बारी बारी से लोग माँ का और बहन का बलात्कार भी करते हैं। अब कितने लोगों ने किया इसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन यहाँ पर वाकया पूरा निर्भया हत्याकांड के जैसे दिखाया गया। यह लोग उस माँ और बहन के प्राइवेट पार्ट लाठी डंडे भी डालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मतलब वह इतना दर्दनाक मंजर था कि जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप सिर्फ सोचिए कि क्या हुआ होगा कि जब 50 लोगों में 10-12 लोगों ने उनके साथ 3 घंटे के अंदर बलात्कार किया माँ और बहन के साथ। भाई रोते रहे, चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, बहन माँ के लिए रोती रही, एक माँ अपनी बच्ची के लिए रोती रही, लेकिन वो लोग सब के सब बहरे हो चुके थे, पूरा गांव बहरा हो चुका था, किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और दोस्तों लास्ट में होता यह है, बलात्कार करने के बाद ये लोग मारते पीटते इतना है कि पूरा 4 घंटे उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। किसी ने भी पुलिस को सूचना देने की हिम्मत नहीं की और 4 घंटे प्रताड़ित करने के बाद माँ बहन और दोनों बेटी अपना दम तोड़ देते हैं। और हद तो तब हो जाती है दोस्तों, अभी यह कहानी जितना आगे बढ़ेगी उतना आपको विचलित करेगी। हद तो तब हो जाती है, इन लोगों को मारने पीटने के बाद यह लोग चारों शव ले जाकर के पास के नहर में ही फेंक देते हैं। लेकिन नहर में शव 2 दिन तक पड़े रहते हैं, कोई भी पुलिस प्रशासन वहाँ पर नहीं आता है। किसी भी गांव वाले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नहर के पास जाए उस शव को निकाले। उसके बाद भैया लाल को पता था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी मार देंगे। लेकिन बहुत दबिश करने के बाद, बहुत रिश्तेदारों के समझाने के बाद भैया लाल जाता है, थाने में तहरीर देता है, बताता है आप बीती। जब भैया लाल थाने में आप बीती बताता है तो उस समय भैया लाल के साथ पुलिस आती है, शव बरामद करती है, लेकिन तत्काल सारे शव नहीं बरामद हो पाते हैं। सारे शव, माँ का शव मिलता है, बेटी का शव नहीं मिलता है, बेटे का शव मिलता है। इस तरह से आगे पीछे करके 4 दिन में सारे शव को नहर से बरामद किया जाता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों जिन घटना को गांव वालों ने अपनी आंखों से साक्षात देखा था, उस गांव वालों के सामने माँ बहन का बलात्कार किया गया था, लेकिन पैसों के आगे या कानून अंधा था, भ्रष्टाचार के आगे डॉक्टर रिपोर्ट उस घटना के बिल्कुल विपरीत निकल जाती है। डॉक्टर कहते हैं इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, इन लोगों के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों भैया लाल टूट जाता है, लेकिन फिर से हिम्मत जुटाता है, फिर से थाने में जाता है। 6 दिन के बाद कहता है मुझे विश्वास नहीं, फिर से पीएम होना चाहिए मेरी बेटी का, मेरी बीवी का। पीएम तो होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, पीएम भी होगा तो भी कुछ आने वाला नहीं। दोस्तों फाइनली रिजल्ट यह निकलता है कि लाख कोशिश भैया लाल के करने के बाद भी यह साबित नहीं हो पाता है कि उसकी बेटी और बीवी के साथ बलात्कार हुआ है। और गाँव का, उतने बड़े गांव में कोई भी एक भी ऐसा गवाह नहीं खड़ा होता है जो उन लोगों के खिलाफ गवाही दे सके, जो कह सके कि हाँ बलात्कार होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन फिर भी मामला मर्डर का था, तो भैया लाल की तहरीर और रिपोर्ट के अनुसार पुलिस गांव में दबिश देती है और दबिश देने के दौरान 36 लोगों को अरेस्ट करती है। 36 लोगों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके सब लोगों को जेल भेजा जाता है और मुकदमा चलता है। और मुकदमा चलने के बाद 36 लोगों में से 12 लोगों को जो है रखा जाता है, बाकी अदर को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। अब 12 लोगों में से 2 लोगों को 25 साल की कठोर सज़ा होती है कि वह 25 साल तक जेल में रहेंगे, उनकी जमानत नहीं होगी और काम भी करना पड़ेगा। और 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों मामला और आगे बढ़ता है। यह मामला फिर हाई कोर्ट जाता है, और जब मामला हाई कोर्ट जाता है तो अब यहाँ तक तो बात दबी थी। पुलिस भी जो है मामला हाई कोर्ट जाने से पहले पुलिस भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, पुलिस भी लापरवाही बरत रही थी। लेकिन यह खबर सिर्फ एक अखबार ऐसा था उस ज़माने का जो लगातार इस खबर को छाप रहा था। भैया लाल बिल्कुल असहाय हो जाता है। लेकिन कैसे यह खबर टाइम्स ऑफ नाउ इंडिया टाइम्स ऑफ के पास पहुंच जाती है और वह इस खबर को सिलसिलेवार तरीके से प्रकाशित करता है। और जैसे ही उस बड़े अखबार में यह खबर आती है, धीरे धीरे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, सारे उस समय के जितने भी अखबार थे सब अखबारों में यह खबर आती है। उसके बाद चाहे प्रिंट मीडिया हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, तब यह खबर आग की तरह पूरे भारत में फैल जाती है। और जब यह खबर पूरे भारत में फैल जाती, भारत में विदेशों तक यह खबर जाती है, तो उस समय महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, जब उनके पास तक यह खबर पहुंचती है तो वह इस घटना का निष्पक्ष जांच करने का आदेश देते हैं और सीबीआई जांच का भी आदेश देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सीबीआई भी किस तरह से जांच करती है कि सरकार के फेवर में ही फैसला सुना देती है, क्या होता है क्या नहीं होता, कानून का मैटर है। लेकिन सीबीआई की जांच के बाद भी इस केस में कुछ अहम नहीं मिलता है। बात आगे बढ़ती है
अब बात जब भैया लाल को कहीं से कोई रास्ता नहीं नज़र आता है तो वह हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद जो उन लोगों को निचली अदालत से जो 6 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी वह भी सज़ा इन लोगों की माफ़ हो जाती है और इन लोगों को भी, तो यह जो 6 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी इनकी सज़ा भी उलट जाती है और इनको भी 25 साल का कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों यह मामला किस तरह से चलता है, इसके बाद भैया लाल हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक यह मामला लंबित है, अभी तक उन लोगों की जो 25 साल की सज़ा थी वह तो बरकरार है, लेकिन भैया लाल चाहता था कि इन लोगों को फांसी की सज़ा हो। उसके बाद दोस्तों भैया लाल सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी तक लंबित है। इस मामले में जिस तरह से भैया लाल चाहता था कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के साथ जितना बड़ा दुष्कर्म हुआ है उसके अनुसार इन अपराधियों को सज़ा नहीं मिली और भैया लाल चाहता था कि इन लोगों को कम से कम भी फांसी की सज़ा हो, लेकिन भैया लाल के यह सपना अधूरा ही रह जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि भैया लाल बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ता है, उसे पास के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया जाता है और मेडिकल कॉलेज जाते समय रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ने से भैया लाल अपना दम तोड़ देता है। यानी कि पूरा परिवार आज इस दुनिया में नहीं है और इन लोगों की जो भी सज़ा है वह सज़ा बरकरार है, 25 साल उम्र कैद, 25 साल की कठोर कारावास। इसके आगे दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि अब इस केस में ना तो कोई लड़ने वाला है, ना तो कोई सुनने वाला है, ना तो कोई पैरवी करने वाला है। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि आखिर आज के समय में किसी के सामने पूरे परिवार को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, लेकिन पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके खिलाफ कोई गवाही दे सके। क्या आज के संसार में सिर्फ पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है? सिर्फ पैसों के दम पर ही सब कुछ हो सकता है? ईमानदारी का कोई ज़माना नहीं है, मानवता का कोई ज़माना नहीं है। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल हमारी कोई मदद करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पावरफुल लोगों का ही ज़माना है। इस कहानी से यही प्रतीत होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।